अस्सलाम वालेकुम गाइज़, और एक लंबे अरसे के बाद वेलकम टू अबाबिल। हमारे चैनल के जो इश्यूज़ थे वो क्लियर हो चुके हैं और वैसे भी मैं इतनी जल्दी आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी और अहम खबर की जो चीन की फ़ौजी ताकत से मुतल्लिक है। रिसेंटली कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें चीन का जदीद तरीन लड़ाका त्यारा J-10C यानी चेंगडू J-10C एक बहुत बड़े और ख़तरनाक मिसाइल के साथ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मिसाइल YJ-21E है जो एक हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। यह खबर पूरी दुनिया के दफाई माहिरीन को हैरान कर रही है क्योंकि ये चीन की फ़ज़ाई ताकत में एक बहुत बड़ा कदम है। अब ज़रा समझें कि ये चीज़ क्या है। J-10C चीन का एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका त्यारा है जो बहुत तेज़ और जदीद है। ये पहले CPL-15 जैसे लंबे फासले के एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है और पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब इस पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल लगाया गया है जो पहले सिर्फ बड़े बम्बार त्यारों जैसे कि H-6 से लॉन्च होता था। अब एक छोटा और तेज़ लड़ाका त्यारा भी इसे लेकर उड़ सकता है जो चीन की टेक्नोलॉजी की तरक्की को जाहिर करता है। YJ-21E मिसाइल की लंबाई तकरीबन 8 मीटर से कुछ ज़्यादा है और ये एक्सपोर्ट वर्जन है, यानी चीन ने इसे दूसरे ममालिक को बेचने के लिए तैयार किया है। इसकी रफ्तार माक 5 से ज़्यादा है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूजिंग पर माक 6 और आखिरी मरहले में माक 10 तक भी पहुंच जाती है, यानी आवाज़ से 10 गुना तेज़। इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है जो समंदरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये मिसाइल सीधा नहीं उड़ता बल्कि ग्लाइड करता है और रास्ता बदल सकता है, जिसकी वजह से इसे रोकना बहुत मुश्किल है। मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि डिटेक्शन से इम्पैक्ट तक का वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है। तस्वीर में देखा गया है कि ये मिसाइल J-10C के लेफ्ट विंग के हार्ड पॉइंट पर लगा हुआ है और त्यारा नॉर्मल फ्लाइट कर रहा है। ये कोई शो नहीं है बल्कि टेस्टिंग का मरहला लगता है जो अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इससे चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी मज़ीद मजबूत हो जाती है, यानी दुश्मन के बहरी और हवाई ताकत को दूर से ही रोका जा सकता है। इंडो पैसिफिक इलाके में जहां अमेरिका के कैरियर ग्रुप्स और दूसरे ममालिक की नेवी मौजूद है, ये एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा। अगर J-10C की बात करें तो ये त्यारा 2018 में सर्विस में आया और इसमें WS-10B इंजन है जो बहुत ताकतवर है। इसकी टॉप स्पीड माक 1.8 है और ये 18,000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। इसका रेडार ऐसा रेडार है जो वेस्टर्न सिस्टम्स जैसा अच्छा है और ये कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी बहुत सारे हथियार ले जा सकता है। पहले ये एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए मशहूर था और पाकिस्तान ने 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इसे इस्तेमाल करके राफेल जैसे हथियारों को निशाना बनाया और अब ये हाइपरसोनिक स्ट्राइक भी कर सकता है, यानी टैक्टिकल से स्ट्रेटेजिक लेवल पर जा सकता है। ये मिसाइल चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मिसाल है। ये ना सिर्फ तेज़ है बल्कि मैनूवर भी कर सकता है और प्लाज्मा शीट की वजह से रडार पर कम नज़र आता है। एयर लॉन्च होने के बाद से इसकी रेंज और भी बढ़ जाती है। चीन ये सलाहियत दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी फैला रहा है और एक्सपोर्ट वर्जन होने की वजह से पाकिस्तान जैसे इत्तेहादियों को भी ये मिसाइल मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इससे साउथ एशिया में बैलेंस बदल सकता है। पाकिस्तान अगर इस मिसाइल को ख़रीद लेता है तो J-10C की हिट लिस्ट में इंडिया के राफेल और Su-30 के बाद एक और बड़ा वेपन शामिल हो जाएगा और वो है इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके बारे में मई के जंग में इंडिया ने लंबी छोड़ी थी कि ये अगर मैदान में उतरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तो कहते थे कि इससे भी उतारो जंग के मैदान में, लेकिन ये तो पाकिस्तान की समंदरी सरहदी लाइन से भी कोई 400 किलोमीटर दूर था। वो इसलिए कि इंडियन नेवी को पता था कि पाकिस्तान के पास एंटी शिप मिसाइल पहले से ही मौजूद हैं जो इस काबिल है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकें, खासकर CM-400 जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप और कैरियर किलर मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसलिए विक्रांत 400 किलोमीटर रेंज से परे ही रहा। अगर विक्रांत इससे दूर रहकर भी इस चलती फिरती बेस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता तब भी ये निशाने पर आ सकता था, क्योंकि ये CM-400 एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जिसकी वजह से इसकी रेंज बढ़ जाती है।
और ऐसा नहीं है कि इस मिसाइल ने अपने आप को साबित नहीं किया। इसी मिसाइल ने मई की जंग में इंडिया के S-400 के रेडार को भी खड़काया था। वही S-400 जिसके बारे में इंडियन कहते थे कि इसे तो कोई तबाह नहीं कर सकता, ये इनविंसिबल है। फिर सब ने देखा कि S-400 का रेडार कैसे तबाह हुआ, जिसका मतलब है कि S-400 का मुकम्मल नकारा हो जाना। ताहम इंडिया ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि इंडिया ये ज़रूर मानता है कि इनके S-400 का रेडार ऑपरेटर ज़रूर मारा गया है, वो शायद दिल के दौरे से मरा हो। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना भी मिसाइल बनाया जो कि शिप लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है, जो कि स्मैश मिसाइल है। ये शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक स्पीड रखता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास एंटी शिप मिसाइल पहले से ही मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। अगर पाकिस्तान चीन से YJ-21E खरीद लेता है और J-10C पर इंटीग्रेट करता है तो पाकिस्तान के पास एक ज़बरदस्त ताकत आ जाएगी। एक तो मार्क 6 से मार्क 10 तक की स्पीड, यानी हाइपरसोनिक स्पीड जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला, और दूसरा इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज, जो कि ये इंश्योर करेगी कि INS विक्रांत जैसे तटपुंजिए ना तो अपनी रेंज से बाहर आए और ना ही औकात से। इस मिसाइल की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मिसाइल रवायती क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल के बजाय हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन के तस्वुर के ज़्यादा करीब है। इसका आगाज़ एक ताकतवर रॉकेट बूस्टर से होता है जो मिसाइल को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाता है। ये इब्तदाई मरहला देखने में बैलिस्टिक मिसाइल जैसा महसूस होता है, लेकिन असल ख़तरनाक मरहला इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही बूस्टर अलग होता है, मिसाइल का वारहेड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह फ़िज़ा के अंदर ही रहते हुए इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता है। इसी दौरान इसकी रफ्तार मार्क 6 से मार्क 10 तक पहुंच सकती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा। इस मरहले में ये वारहेड सीधी लकीर में नहीं जाता, बल्कि मुसलसल ज़िग ज़ैग अंदाज में रास्ता बदलता है और मुख्तलिफ मैनूवर्स करता है, जो इसे नहायत ही ख़तरनाक बना देता है, क्योंकि यही गैर मुतवक्की हरकत दुश्मन के दफ़ाई निज़ाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाती है। YJ-21 को रोकना इसलिए भी बेहद मुश्किल है क्योंकि रवायती दफ़ाई निज़ाम ऐसे अहदाफ के लिए तैयार ही नहीं किए गए। रेडार सिस्टम्स के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी बेपनाह रफ्तार और इंतहाई कम रद्द अमल का वक्त है, जिसमें चंद सेकंड से ज़्यादा का मौका नहीं मिलता। SM-2 और SM-6 जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी ज़्यादातर उन अहदाफ के ख़िलाफ़ मौसर होते हैं जो बैलिस्टिक अंदाज में हरकत करें, जबकि YJ-21 इस दायरे से बाहर रहता है। आखिरी दफ़ाई लाइन समझने वाले CIWS यानी कि क्लोजिंग वेपन सिस्टम्स के लिए ये मसला मज़ीद संगीन हो जाता है, क्योंकि मिसाइल बहुत देर से नज़र आता है जब इसे रोकने का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली, इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार जो रद्द-ए-अमल का वक्त ना होने के बराबर कर देती है। दूसरा, इसका गैर मुतवक्के रास्ता जिसकी वजह से इसकी ट्रैजेक्टरी पहले से हिसाब नहीं की जा सकती। और तीसरा, आखिरी मरहले में इसका इंतहाई तेज़ ज़ाविये से नीचे की तरफ हमला करना, जो रेडार के ब्लाइंड जोन्स को इस्तेमाल करता है। यही तमाम अवामिल मिलकर मगरबी दफ़ाई माहिरीन को इसे एक कैरियर किलर क्लास वेपन कहने पर मजबूर करते हैं। निशाना लगाने के मामले में YJ-20 किसी अंधे हथियार की तरह काम नहीं करता, बल्कि इसमें जदीद गाइडेंस सिस्टम्स शामिल किए गए हैं। इब्तदाई मरहले में ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर इन्हिसार करता है, जिसे चीनी बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से मदद मिलती है। इसके बाद आखिरी मरहले में ये या तो एक्टिव रेडार सीकर इस्तेमाल करता है या पैसिव सीकर के जरिए दुश्मन के जहाज़ों से निकलने वाली रेडार लहरों को पकड़ लेता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ये मिसाइल हरकत करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े और मुतहरिक हदफ को भी आखिरी लम्हे में लॉक कर सकता है, जो समंदरी जंग में एक गैर मामूली सलाहियत समझी जाती है। YJ-21E इस पूरे निज़ाम का एक निस्बतन छोटा और हल्का वर्जन है, जिसे ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट और फ़ज़ाई लॉन्च के लिए तैयार किया गया है। इसमें साइज़ और वज़न कम किया गया है ताकि इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सके। अगरचे इसकी रेंज बुनियादी YJ-21 के मुकाबले में कम होती है, लेकिन इसके बदले इसे कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल हो जाती है। J-10C और इस जैसे दूसरे लड़ाका हथियारों के साथ साथ मुस्तकबिल में स्टेल्थ UCAV को भी इसके मुमकिन प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। बल्कि 2024 में इसके एक वर्जन जो कि KD-21 है, इसको चीन के CH-9 ड्रोन का हिस्सा दिखाया गया था, जिसका मतलब है कि ये आने वाले वक्त में ड्रोन से भी लॉन्च हो सकेगा। फ़ज़ाई लॉन्च का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मिसाइल पहले ही फ़िज़ा में रफ्तार और ऊंचाई हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से दुश्मन के वार्निंग और दफ़ाई निज़ाम
کے پاس رد عمل کے لیے وقت مزید کم رہ جاتا ہے۔ بحری جنگ میں YJ-21 کا کردار نہایت ہی فیصلہ کن ہے، خاص طور پر ایئرکرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپس کے خلاف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایئرکرافٹ کیریئر کبھی اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ڈسٹرائرز، کروزرز اور جدید ایجز جیسے دفاعی نظام موجود ہوتے ہیں جو مل کر ایک مضبوط دفاعی حصار بناتے ہیں۔ تاہم YJ-21 جیسے ہائپر سونک ہتھیار اس پورے دفاعی ببل کو اوور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ 1 یا 2 YJ-21 پہلے داغے جائیں تاکہ ریڈار اور دفاعی نظام سیچوریشن کا شکار ہو جائیں، اور اس کے بعد فالو اپ میزائل حملہ کر کے کیریئر کو براہ راست نشانہ بنایا جائے۔ اس میزائل کی وجہ سے امریکہ اور بھارت دونوں کے لیے خطرات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی بحری حکمت عملی بڑی حد تک ایئرکرافٹ کیریئر پر مبنی ہے، اور YJ-21 جیسے ہتھیار بحر الکاہل میں امریکی بحری آزادی کو محدود کر سکتے ہیں۔ بھارت کے لیے بھی یہ خطرہ کم نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس INS وکرمادتیہ اور INS وکرانت جیسے کیریئر موجود ہیں، جبکہ ہائپر سونک دفاعی صلاحیتیں ابھی تک ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت SM-6 جیسے جدید دفاعی سسٹمز اور مقامی ہائپر سونک انٹرسیپٹرز پر کام تیز کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر YJ-21 کو صرف ایک میزائل کہنا اس کی اصل اہمیت کو کم کر دینا ہوگا۔ یہ دراصل اینٹی ایکسس اور ایریا ڈینائل حکمت عملی کا ایک مضبوط ستون ہے جو بحر الکاہل میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مہنگی ایئرکرافٹ کیریئرز کے مقابلے میں نسبتاً کم لاگت والے مگر انتہائی خطرناک کیریئر کلرز کا تصور پیش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے جدید جنگ کے مستقبل کی ایک واضح علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اس ڈیولپمنٹ کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ بحری جنگ میں کیریئر گروپس کو اب چھوٹے ہتھیاروں سے بھی خطرہ ہوگا جو عام ٹریفک میں چھپ کر آ سکتے ہیں۔ دفاع کرنے والوں کو اب ہر طرف دیکھنا پڑے گا۔ ویسٹرن ممالک کے ہائپر سونک پروگرام پیچھے ہیں، جبکہ چین تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مستقبل میں یہ ہائپر سونک ہتھیار عام ہو جائیں گے، اور جو ملک انہیں زیادہ پلیٹ فارمز پر لگا سکے گا وہی برتر ہوگا۔ یہ چین کی فوجی ترقی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو دنیا کی طاقت کا توازن بدل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔